आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत फोटोग्राफी कैमरा की जानकारी दी जा रही है। फोटोग्राफी कैमरा से संबंधित एक्सपोजर टाइम और नंबर ऑफ एफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते, फिर भी फोटोग्राफी कैमरा के बारे में डिटेल से आपको जान लेना है। प्रश्न तो सिर्फ दो ही ढंग से इसमें आते हैं। तो आप जानते हैं फोटोग्राफी कैमरा का आप खूब यूज करते हैं। कैमरा आधुनिक युग को अधिक से अधिक प्रगति की ओर ले जाने में मदद किया। कैमरे की खोज हो जाने के बाद ही आज हम हॉलीवुड और बॉलीवुड की कल्पना कर सकते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल में जो कैमरे लगे हुए होते हैं उसकी क्वालिटी के आधार पर मोबाइल की क्वालिटी डिपेंड करने लग जाती है। जितने अच्छे तरह के कैमरे होते हैं मोबाइल में, वह मोबाइल उतना ही ज्यादा कीमती माना जाता है। और इस संसार को कैमरा बहुत अधिक हद तक एलाइव बनाने में मदद किया। दुनिया को रंगीन बनाने में, कलरफुल बनाने में बहुत अधिक मदद किया। किसी भी प्रकार से कैमरे की क्वालिटी और कैमरा के द्वारा जो हमें हमारी सभ्यता को उपलब्ध कराई गई है, उसके आधार पर हमको कैमरे के बारे में अधिक से अधिक जानने की जरूरत महसूस होती है। कैमरा जो वर्ड है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। कैमरा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ए डार्क रूम, एक अंधेरा कमरा, यानी डार्कनेस, डार्क जोन, डार्क क्षेत्र को लैटिन भाषा में कैमरा के नाम से जाना जाता है। और इसमें फोटोग्राफी शब्द जो जुड़ा, वह उस फिल्म के आधार पर जुड़ा, उस प्लेट के आधार पर जुड़ा जिस पर किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैमरे की कल्पना करने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने मानव नेत्र के आधार पर ही कैमरे की कल्पना की होगी। मनुष्य का आंख भी एक कैमरा है, जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करता है और रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब को कैद करता है। भले रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब अस्थायी होता है, लेकिन कैमरा जो प्रतिबिंब प्रदान करता है वह स्थायी होता है। तो एक और, जब हम नेत्र और फिर कैमरा की बात करते हैं, तो दोनों में जो समानता और असमानता दिखती है, उसकी जानकारी जरूरी है। तो नेत्र में उत्तल लेंस है
तो कैमरा में भी उत्तल लेंस है। एक ही साथ समानता और असमानता दोनों स्पष्ट करना चाहूंगा। नेत्र रेटिना पर किसी भी वस्तु का इन्वर्स फिगर देता है, उल्टा प्रतिबिंब देता है। और यहां भी कैमरा पर, कैमरा के फोटोग्राफी प्लेट पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उल्टा प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए नेत्र जो प्रतिबिंब बना रहा है वो वास्तविक है, तो कैमरा जो प्रतिबिंब बना रहा है वह भी वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है वह अस्थाई है, और कैमरा जो प्रतिबिंब बनाता है वो अस्थाई है। नेत्र रेटिना पर फिगर देता है, रेटिना पर प्रतिबिंब देता है, और कैमरा फोटोग्राफी प्लेट पर प्रतिबिंब देता है, जिसको रील कहते हैं सामान्य भाषा में। और नेत्र में जो कोराइड पटल होते हैं उसके जगह पर यहां लाइट टाइट बॉक्स होता है, प्रकाश रोधी बॉक्स। तो यहां है कोराइड पटल, तो कैमरा में है प्रकाश रोधी बॉक्स। इसमें कुछ हमने समानता और असमानता की बात की। सर्वप्रथम कैमरा के बारे में जानकारी देने वाले इब्न अल हजैन, इब्न अल हजैन, ये इराक के रहने वाले, इन्होंने 1015 यानी आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, 1005 साल पहले, 15 की बात 20 है, तो 1015 और 1015 के लगभग 1015 से 1020 के बीच लगभग यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कैमरा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। बाद में कैमरा का एक अपना इतिहास रहा है। बहुत तेजी से कैमरा का मॉडल बदलते गया और हमारे पास आज डिजिटल कैमरा का जमाना आ चुका है। (1826) में
1826 ईस्वी में कैमरा में प्रयुक्त होने वाला जो फोटोग्राफी प्लेट है वह पहले धातु का बना हुआ था, बाद में प्रयुक्त होने लगा पेपर का, और आज फोटोग्राफी फिल्म यूज होता है। ये जो तीन स्थितियां हैं इसमें जोसेफ निप्से ने जो कैमरा दिया था उस कैमरा में धातु प्लेट का उपयोग किया जाता था फोटो को प्राप्त करने के लिए, तस्वीर प्राप्त करने के लिए। फिर इसके बाद लगभग 9 साल के बाद अर्थात 1835 ईस्वी में 1835 के संदर्भ में कागज वाली प्लेट सामने आया कैमरा में, और फॉक्स टॉलवेट 1835 में फॉक्स टॉलवेट द्वारा जो कैमरा दिया गया था उसमें कागज प्लेट का उपयोग हुआ, जो आज हम रील के रूप में प्रयोग में लाते हैं वह कागज प्लेट था। फिर 53 साल लगभग बीत गए। 1888 ईस्वी में 1888 के संदर्भ में यह फोटोग्राफी फिल्म जो वर्तमान रील है, इस रील पर फोटो प्राप्त करने से संबंधित जानकारी देने वाले कार्वट थे, जॉन कार्वट। इन्होंने फोटोग्राफी फिल्म से संबंधित कैमरा की जानकारी दी। फिर धीरे धीरे कैमरा अपना अस्तित्व को और आगे की ओर बढ़ाता गया, इसके मॉडल चेंज होते चले गए, ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव कैमरे को बनाया गया, और कोडेक कैमरा ईस्टमैन कोडेक के द्वारा, इसके आधार पर अभी कोडेक कंपनी होती है, ईस्टमैन कोडेक द्वारा कैमरा दिया गया। 1940 के संदर्भ में कलरफुल कैमरे सामने आ गए, रंगीन कैमरा, और यह जो रंगीन कैमरा है हैंडी कैमरा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि हैंडी के द्वारा इस रंगीन कैमरे की जानकारी दी गई थी। तो कैमरा अपने विकास के पथ पर लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, और इसकी क्वालिटी दिनानुदिन बढ़ते जा रही है, उन्नत होते जा रही है। अभी कैमरे में जो प्रयुक्त लेंस होते हैं उसके पावर के आधार पर बहुत उन्नत किस्म के कैमरे प्रयोग में लाए जा रहे हैं। HDR
HDR कैमरा का भी विकास किया गया। अभी कैमरा में HDR हाई डायनेमिक रेंज का उपयोग होता है। कैमरा में हाई डायनेमिक रेंज वाले जो कैमरे होते हैं उसकी एक अपनी खासियत होती है। जब हम कैमरे से तस्वीर लेते हैं तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, एक मकान का चित्र लेना है जिसके आधे भाग पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है और शेष भाग जो है वो छाया में है, वहां प्रकाश कम पड़ रहा है। तो जब हम साधारण कैमरे से साधारण तरीके से हम उसका चित्र लेने लगेंगे तो आधा भाग ब्राइट दिखेगा, आधा भाग डार्क दिखेगा, यानी वो अच्छा तस्वीर नहीं होगा। लेकिन जब हम हाई डायनेमिक रेंज का उपयोग करेंगे, उस कैमरे में लगा हुआ होता है, आधुनिक कैमरे में HDR लगे हुए हैं, तो जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसकी क्रियाविधि होती है, उसका मैकेनिज्म है कि वह 3 फोटो लेगा, 3 तरह का चित्र वो लेगा। एक हाईलाइट में लेगा, एक लोअर लाइट में लेगा और एक हाई और लोअर दोनों का इंटरमिक्सिंग में लेगा। और तब तीनों चित्र लेकर उसको इंटरमिक्स करके एक फाइनल फिगर देता है जो बहुत इंप्रूव्ड फिगर प्रदान करने में मदद करता है। इस प्रकार अब कैमरा क्या है, इसकी परिभाषा होगी। तो कैमरा एक प्रकाशिक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु का अस्थायी एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अस्थायी, तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा स्पष्ट करना चाहूंगा। फोटोग्राफी कैमरे की परिभाषा होगी प्रकाशिक युक्ति जो किसी वस्तु का अस्थायी एवं वास्तविक प्रतिबिंब फोटोग्राफी फिल्म पर प्रदान करता है, फोटोग्राफी कैमरा कहलाता है। फोटोग्राफी कैमरा कहलाता है। जिस समय धातु के प्लेट का उपयोग किया जा रहा था, कैमरा कहलाता है। कागज के प्लेट का उपयोग किया जा रहा था, कैमरा कहलाता है। अभी फोटोग्राफी फिल्म का उपयोग, रील का उपयोग किया जाता है, तब यह फोटोग्राफी कैमरा कहलाता है। अब फोटोग्राफी कैमरा में जो मुख्य भाग हैं, इसके जो पार्ट हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूं। फोटोग्राफी कैमरा के भाग, पार्ट ऑफ फोटोग्राफी कैमरा। तो पहला है प्रकाश रोधी बॉक्स, लाइट टाइट बॉक्स।
यह काले कपड़े या काले रंग के चमड़े के बने होते हैं। लाल रंग का भाग आंख में जो है कोराइड, उसके जगह पर है प्रकाश रोधी बॉक्स। इसमें है कि यदि यहां लेंस है और इधर ये लगाया यहां काला कपड़ा, इधर प्रकाश जो जाएगा वो अवशोषित कर ले और यहां से प्रकाश परावर्तित नहीं हो, क्योंकि परावर्तित होगा तो लेंस से गुजरने के पहले किरणें एक दूसरे को काटने लगेगी और प्राप्त प्रतिबिंब दोषपूर्ण आने लगेगा। इसलिए प्रकाश रोधी बॉक्स के रूप में काले कपड़े या चमड़े का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है लेंस। तो ये अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस उत्तल आकृति का है। लेंस का ब्राइटनेस, लेंस का जो एपरेचर है, लेंस की जो फोकस दूरी है, वह बहुत अधिक काम करती है कैमरा में। उत्तल लेंस है, यह लेंस का एपरेचर है, द्वारक है, जो उसके डायमीटर को भी सूचित करेगा। तो ये इसका डायमीटर है d, और लेंस की जो फोकस दूरी है जिसको सूचित करते हैं f से, यह f बताएगा फोकस दूरी है f और फिर यह है d। कैमरा में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं लेंस के व्यास के अनुपात को f स्टॉक नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसे NF से सूचित करते हैं। लेंस में ये NF क्या है? तो F स्टॉक नंबर, इसको सीधे N से भी सूचित किया जा सकता है। N से, N इज इक्वल टू F/D। अब F स्टॉक नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो लेंस की फोकस दूरी एवं व्यास के अनुपात को लेंस का F स्टॉक नंबर कहते हैं। यह उसके द्वारा प्राप्त प्रकाशीय किरणों के आधार पर जो चित्र प्राप्त होगा उसके ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी चमक के लिए, वह कितना स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करेगा उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। तो F स्टॉक नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो यहां से स्पष्ट हो रहा है, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं। N इज इक्वल टू F स्टॉक नंबर। इट इंडिकेट द रेशियो ऑफ F अपॉन D। F क्या है? F लेंस की फोकस दूरी और D लेंस का व्यास है। D का वैल्यू एपरेचर को भी इंडिकेट करेगा। ये व्यास, ये तो एपरेचर है। जितना बड़ा
लेंस का व्यास होगा, एपरेचर ज्यादा होगा, प्रकाश उसमें अधिक प्रवेश करेगी। अधिक प्रकाश प्रवेश करने के बाद जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह प्रतिबिंब वास्तविकता से थोड़ा हटकर प्राप्त होने लगेगा। जिस समय हम प्राप्त कर रहे होते हैं किसी छोटे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, फोटो लेना चाहते हैं, तो उस समय डी के वैल्यू को कम कर लेना चाहिए। डी का मान यदि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रहेगा और हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैमरे में लेंगे तो वह सराउंडिंग उसका बहुत एब्रोड रहेगा और प्रतिबिंब उसका बहुत छोटा हो जाएगा। जो अब ये पूरा सराउंडिंग है और यहां छोटा सा एक फिगर आ गया, लेकिन यदि ये सराउंडिंग और ये फिगर है तो ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा ब्राइट दिखाई पड़ेगा। तो डी का मान जब हम बड़ा कर देंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगी, फोटोग्राफी फिल्म पर जो तस्वीर रहेगी वो ज्यादा चमक उसमें नहीं रह पाएगा। जब हम किसी हाथी का फोटो लेने लगते हैं तो वो बड़ा रहता है, तो उस समय हम थोड़ा सा डी का वैल्यू बढ़ा लेंगे। क्योंकि डी का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा और फिर उस हाथी का सही सही चित्र प्राप्त होने लगेगा। लेकिन जब हम किसी आदमी का फिगर लेने लगेंगे तो जितना डी का वैल्यू हाथी के लिए था उतना ही डी का वैल्यू किसी व्यक्ति के लिए रहेगा। तो हाथी का फिगर तो प्रॉपर आएगा लेकिन व्यक्ति का फिगर प्रॉपर नहीं आएगा। अब ये एफ स्टॉक नंबर है, इसमें अब जो तीसरा पॉइंट है प्रकाश रोधी बॉक्स, लेंस है और फिर फोटोग्राफी प्लेट है, फोटोग्राफी फिल्म। तो एक सूत्र जो अभी हम मिटा रहे हैं इस पर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर एक्सपोजर टाइम पर भी आएगा। अब फोटोग्राफी फिल्म, ये रील है, जिलेटिन की होती है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की लेप है। अब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ रहेगा, रील पर लेप रहता है सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का। तो जैसे ही उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होती है। प्रकाश पड़ते ही Ag और Cl अलग हो जाएगा। तो जिस भाग से Ag और Cl अलग हो गया, Ag रहा, Cl हट गया। अब जैसे ये पूरा रील है, ये पूरे में लेप लगा हुआ है AgCl का या AgBr का, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का। अब हम किसी वस्तु का फिगर ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का फिगर ले रहे हैं, तो व्यक्ति के चेहरे का आकार जैसा है उसी तरीके से प्रकाशीय किरण वहां से परावर्तित होगी। अब वह परावर्तित प्रकाश जिस अंदाज में रील पर पड़ेगा, ऐसे 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 रील पर पड़ा, ऐसे ऐसे ये रील पर पड़ा, यहां ये रील पर पड़ा और इधर इधर तो प्रकाश परावर्तित हुआ नहीं, तो वहां रील पर नहीं पड़ेगा। तो यहां AgCl है लेकिन जहां पड़ा वहां अब खाली Ag है, वहां Cl नहीं है। तो ये पूरा भाग Ag
जो आकृति होगी उस आकृति पर सिर्फ एजी रहेगा और जो शेष भाग रहेगा वहां एजीसीएल या एजीडीआर बचा हुआ रह जाएगा। अब वह नेगेटिव रेडी हो गया। जो भाग एजी वाला है वही आकार उस वस्तु का प्रदान किया, इसलिए रील को लाइट में नहीं रखना चाहिए। लाइट में यदि रखते हैं तो कान जितना बड़ा था बड़ा दिखने लगेगा उसमें। अब यहां इतना बड़ा भाग में सीएल हटा था, एजी था, तब इधर भी हट गया तो यह आकृति तो इतनी बड़ी हो जाएगी, इसलिए विकृति उसमें उत्पन्न होने लगेगी चित्र में। तो शॉर्ट में समझना यही है कि फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का लेप है। जब व्यक्ति या वस्तु से परावर्तित किरण लेंस से होते हुए उस पर जाकर पड़ती है तो जिस आकृति में प्रकाश पड़ती है फोटोग्राफी फिल्म पर, उसी आकृति में एजी बचे हुए हो जाते हैं, सीएल टूटकर निकल जाता है, और जिस भाग में प्रकाश नहीं पड़ता वह भाग एजीसीएल कंप्लीट रहता है। इसी डिफरेंशिएशन के आधार पर एजी और एजीसीएल के आधार पर वस्तु का चित्र प्राप्त होता है। फोटोग्राफी फिल्म, फिर इसमें शटर है। इसी के आधार पर उद्भासन काल निर्भर करता है, जिसको एक्सपोजर टाइम के नाम से जाना जाता है। एक्सपोजर टाइम है कि कितने देर तक हम जब फोटोग्राफिक कैमरे का उपयोग करते हैं व्यक्ति का चित्र प्राप्त करने के लिए, तो हम सामने किए, एडजस्ट किए, फिर हम स्विच दिए, ऑन किए और हम हटा लेंगे कैमरा, तो फिगर ठीक से ऑन करने के बाद कितने देर तक कैमरा को उस वहां से आने वाली प्रकाशीय किरण लेंस में गुजरेगी, फिर रील पर जाकर प्रकाश पड़ेगा, तभी चित्र का निर्माण होगा। तो इसी को उद्भासन काल के नाम से जाना जाता है। जितने हाईली इंप्रूव्ड कैमरे होते हैं, अधिक अच्छे कैमरे होते हैं, उसका उद्भासन काल उतना ही कम होता है। उद्भासन काल कम होगा तो ऑटोमेटिक कैमरा होने लगेगा। उद्भासन काल 1 सेकंड का 400वां भाग, 1 सेकंड का 500वां भाग, 1 सेकंड का 1000वां भाग भी उद्भासन काल हो सकता है। तो T1 से उद्भासन काल की जानकारी मिलती है। तो एक लेंस के लिए T1, दूसरे लेंस के लिए उद्भासन काल T2 है। एक्सपोजर टाइम, उद्भासन काल, यानी प्रकाश के कैमरा से होकर फोटोग्राफी फिल्म पर पड़ने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसी को उद्भासन काल के नाम से जाना जाता है। तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र है। जहां N1 N2 क्या है, तो N1 N2 के बाद N1 मीन्स N इज इक्वल टू F बाय D, F स्टॉक नंबर, N को बोला जाता है F स्टॉक नंबर, अभी पहले लिखा हुआ था। तो N इज इक्वल टू F बाय D, और फिर एक दूसरा सूत्र T1 बाय T2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 का होल स्क्वायर। एक्सपोजर टाइम पूछेगा तो T1 या T2 में से कोई एक मान दिया हुआ रह सकता है, और N1 N2 यानी ये इसमें जो 4 टर्म हैं इसमें से 3 टर्म रहेंगे और एक की जानकारी प्राप्त करनी है। इस प्रकार फोटोग्राफी कैमरा से संबंधित जो न्यूमेरिकल आप से पूछे जाएंगे
वो सिर्फ यही दोनों जो अंडर बॉक्स एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन के आधार पर दिया जाएगा। अभी और अधिक बहुत अत्याधुनिक कैमरे, DSLR समूह के कैमरे इंप्रूव्ड हुए हैं। ऐसे कैमरे डिजिटल सिंगल और एकल परिपथीय नियम, जो आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आंकिक परिपथ की जानकारी जब दी जाएगी तो उसमें आपको इससे संबंधित बातें बताई जाएगी। डिजिटल कैमरे सामने आ चुके हैं। अभी बहुत हाईली इंप्रूव्ड कैमरे की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग उसका उपयोग भी करते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें n = f/d और t1/t2 = n1/n2 का होल स्क्वायर, ये दो एक्सप्रेशन प्रयोग में लाना है। कैमरा से संबंधित न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस क्लास के दौरान ऑप्टिक्स से इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जो जानकारी दी जानी चाहिए थी वो हो गया। अब वेव ऑप्टिक्स की जानकारी आपको देना मैं शुरू करूंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा। ऑप्टिक्स का ही दूसरे ब्रांच में आप प्रवेश करेंगे और उसकी अच्छी जानकारी लेने से पहले आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न आप आराम से बना लें। जहां समस्या हो निश्चित रूप से आप पूछें। कमेंट बॉक्स के आधार पर भी मैं आपको उस समस्या से को सॉल्व करके आपको इसकी जानकारी दूंगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। उधर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो जानकारी दी जा रही थी उसके बारे में भी मिलर कोऑर्डिनेट वगैरह की जानकारी देना है। एक दिन 10 मिनट का और क्लास रहेगा। ऐसे वह चैप्टर भी लगभग समाप्त हो चुका है और यह भी जो जानकारी दी जाएगी वो एडिशनल है, अतिरिक्त जानकारी है। 10 मिनट का और क्लास लिया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से ऑप्टिक्स के सारे प्रश्न को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल बनाएं। जहां ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करने की जरूरत है, जहां समझ में नहीं आए, वीडियो देखने के बाद भी वीडियो के इनसाइड पोर्शन में भी कहीं से समझने में प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें ताकि आपको फिर से उसकी जानकारी देकर स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने में आपको प्रोत्साहित किया जा सके। धन्यवाद।